ये जो क्लास 10th के स्टूडेंट है ना, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है यार मेरे फुल ऑन गाइड यूट्यूब चैनल से। उनका कहना है कि मैं क्लास 10th वालों के लिए कुछ ला ही नहीं रहा हूँ। तो आज हम लोग क्लास 10th वालों के लिए इकोनॉमिक्स की वीडियो लेकर के आ गए हैं। ये पूरी सीरीज़ होने वाली है दोस्तों, जहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली बिना रुके हुए सारे इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर है उनको जल्दी से जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और आप देखेंगे कि हम लोगों ने कितनी जल्दी इकोनॉमिक्स पढ़ा और कितना तेज़ी से इसका रिविज़न भी करना शुरू कर दिया। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम भार्गव, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विकास के बारे में। काफी ज्यादा आसान सा चैप्टर और काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने आज से पहले कभी भी इकोनॉमिक्स का कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं समझा होगा, तो भी आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। और अगर आप बिल्कुल भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको चैप्टर ऐसे ही समझ में आ जाने वाला है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। नाम चैप्टर का है विकास, डेवलपमेंट। आपके आसपास में भी बहुत सारे विकास मिल जाएंगे दोस्तों। वो आपके कोई रिश्तेदार होंगे, कोई दोस्त होंगे, कोई आपके जो है बड़े भाई, या आपके चाचा, फूफा, बुआ बुआ नहीं, बाकी सारे लोग होंगे विकास नाम के। लेकिन ये वो वाला विकास नहीं है दोस्तों। ये जो विकास है, ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। डेवलपमेंट यानी कि आप खुद में कितना विकास करते हो, आपकी फैमिली कितना विकास करती है, आपका शहर कितना विकास करता है, आपका सिटी कितना विकास कर रहा है। फिर शहर और सिटी तो एक ही चीज होता है ना। तो आपका शहर कितना विकास करता है, आपका प्रदेश, आपका देश, ये पूरा विश्व कितना विकास कर रहा है दोस्तों। इन सारी चीजों के बारे में जो चैप्टर है वो यहाँ पर है। लेकिन हम लोग विश्व तक नहीं जाएंगे, थोड़ा नीचे यानी देश तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों विकास की, कि विकास है क्या। तो अगर आपसे मैं पूछूं विकास की जरा परिभाषा देना, या परिभाषा देने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से बता दो हम किस चीज को विकास कहेंगे। आप कब कहेंगे कि हमारे आसपास में जो विकास है वो हो रहा है। तो जो आप डेफिनेशन देंगे या जिस बारे में आप बात करेंगे दोस्तों, हो सकता है आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार उस बारे में बिल्कुल भी बात ना करें। कहने का मतलब ये है कि विकास एक ऐसी परिभाषा बन जाता है, या फिर लोगों की जरूरत के हिसाब से एक ऐसा वर्ड बन जाता है जिसमें हर एक व्यक्ति अपनी जरूरत को सबसे पहले प्रायोरिटी देता है, और उसी के आधार पर इसकी परिभाषा जो है वो गढ़ दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि विकास दोस्तों व्यक्तिगत होता है या फिर एक देश के अकॉर्डिंग भी होता है। लेकिन यहाँ पर सभी की नज़रों में अगर हम बात करें विकास की, तो सब कुछ अलग अलग होता है। तो जैसे कि पहली आपकी हेडिंग है विकास क्या क्या वादे करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी बुक में भी लिख रखा है विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। इसका मतलब ये है कि जितने लोगों से आप विकास के बारे में बात करेंगे उतने ही लोग आपके अलग अलग आंसर देंगे। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक रिक्शे वाले की। एक रिक्शे वाला क्या चाहेगा कि विकास के रूप में क्या हो। तो दोस्तों अगर आप जब पूछेंगे विकास अपने देश में हो रहा है या नहीं एक रिक्शे वाले से, तो रिक्शे वाला कहेगा नहीं हो रहा, क्योंकि उसको मजदूरी ज़्यादा नहीं मिल रही। वो जब किसी को एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ के आता है तो उसको ज़्यादा रुपए नहीं मिलते हैं, कम रुपए मिलते हैं। वो उसमें सेटिस्फाई नहीं है, उसका चार्जिंग का खर्चा, उसके रिक्शे की मरम्मत का खर्चा उससे पूरा नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में उसके बच्चों की पढ़ाई, ये सब कुछ भी नहीं हो रही। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम है रिक्शे वाले की। अगर आप उसे पूछेंगे आप देश में सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, तो वो यही जवाब देंगे ज़्यादातर लोग कि मैं चाहूँगा कि मेरी जितनी ये वाली जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी बताई इनका सोल्यूशन हो जाए, यानी कि जो व्यक्ति है वो मिले ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दें। दूसरी तरफ अगर आप किसी एक मजदूर को पकड़ेंगे और उससे पूछेंगे भाई जो मजदूरी आप करते हो, दिन भर ईंट पत्थर ढोते हो, पत्थर पे पत्थर लगाते हो, क्या अपने देश में भी क्या कम है, विकास कैसे होगा। तो दोस्तों वो यही बताएंगे हमारी मजदूरी कम है, हमको 500 रुपये रोज का मिलता है, हमें 700 या 300 रुपये मिलना चाहिए। जैसा भी आप देखेंगे उनकी मजदूरी का ही काम होगा। अब दोस्तों उसी मजदूर के ठेकेदार को अगर आप पकड़ लेंगे जो उनसे मजदूरी करा रहे हैं वहां पे, जिनका काम मतलब जिनको उन मजदूरों को वहां पे काम कराना है, तो जब आप दोस्तों उनसे पूछेंगे विकास कैसे होगा, तो वो सबसे पहले जवाब देंगे कि मजदूरी जो है बहुत ज़्यादा जाती है, ये मजदूर काफ़ी ज़्यादा मजदूरी ले लेते हैं, इससे कम में मजदूर मिलते नहीं है। तो सबसे पहले अगर देश में विकास करना है तो मजदूरी सस्ती करानी पड़ेगी। अभी आपने देखा कि एक जगह पर एक मजदूर था जो कि काफ़ी ज़्यादा मजदूरी की डिमांड कर रहे थे, और वहीं पर जो उनका मालिक है दोस्तों वो कम मजदूरी की डिमांड करते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी खेत में काम करने वाले मजदूर से मिलेंगे तो वो कहेंगे हम पूरा दिन काम करते हैं और हमको मजदूरी के बदले में केवल 60-70 या 100-150 रुपये तक मिलता है। लेकिन वहीं पर जब उनके मालिक से बात करेंगे दोस्तों, तो वो बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो जो मजदूरी काफ़ी ज़्यादा चली जाती है, हमारा तो कुछ रुपया ही नहीं बच रहा है, इस हिसाब से अगर विकास करना है तो सबसे पहले मजदूरी कम करी जाए। दोस्तों अगर आप अपने भाई से पूछेंगे कि विकास करने के लिए हमें क्या देश में करना चाहिए, तो सबसे पहले हो सकता है एक बढ़िया सी कार, कुछ ज़्यादा बहुत थोड़े बहुत पैसे, अपने लिए कुछ एक अच्छा सा रोजगार जैसी चीज़ों की डिमांड करें। और वहीं पर अगर आप अपनी बहन से पूछेंगे कि विकास होना चाहिए,
तो देश में क्या ऐसा हो ताकि आप कहें कि देश में विकास हो? तो वो जवाब देंगे दोस्तों कि हम लोगों को रात में घूमने को नहीं दिया जाता। लड़के चाहे रात में 10-10 बजे आएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़कियों को 7 बजे आने की जो प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले बंद कर देनी चाहिए। या फिर इसी तरीके से बहुत सारी बातें बोल सकते हैं कि जो आज़ादियाँ लड़कों को मिली हैं, वही सारी आज़ादियाँ लड़कियों को मिले। तो आप देखोगे कि डिफरेंट पर्सन यहाँ पर लोग जो हैं, वो डिफरेंट टाइप की चीज़ें चाहते हैं और अपने लिए जो चाहते हैं, यही चीज़ उनके लिए जो है विकास कहलाती है। तो यहाँ पर देश में जितने भी लोग होते हैं दोस्तों, जितने भी प्रकार के लोग होते हैं, उन सबको अपनी अपनी डिमांड होती है और उन्हीं के हिसाब से विकास की अलग अलग परिभाषाएं यहाँ पर गढ़ी जा सकती हैं। लेकिन अब दोस्तों हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक जाकर के किसी एक बड़ी सी फैक्ट्री मालिक से पता करते हैं कि विकास क्या होता है। तो जब आप किसी एक फैक्ट्री मालिक से दोस्तों विकास के बारे में पूछेंगे तो वो कहेंगे हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल जानी चाहिए, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकें और देश में काफ़ी ज़्यादा जो है हम तरक्की करवा सकें, करवाने में मदद रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो विदेशों में बिकते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा इनकम हमारे देश को हो सकती है। लेकिन वहीं पर जब फैक्ट्री का मालिक अपने लिए काफ़ी इनकम करने की सोच रहा होगा या फिर देश के भी हित में काफ़ी इनकम करने की सोच रहा होगा, तो वो दोस्तों डिमांड करेगा इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होने की और वहाँ पर वो बांध, एक डैम बनाने की रिक्वेस्ट करेगा। और डैम जब दोस्तों बनेगा तो मे बी डैम के बनने से कितने सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़े, कितने सारे लोगों को हो सकता है बेरोजगार होना पड़े, उनकी ज़मीन चली जाए, हो सकता है वहाँ पर जैव विविधता में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि विकास जहाँ एक लोगों के लिए अच्छा होता है, वहीं पर कई सारे लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आप कई सारे लोगों से पूछेंगे तो सबके लिए सबसे पहला जवाब यही होगा कि हमें हायर सैलरी चाहिए, हमारी जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो सिर्फ आय ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपना विकास कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आय के अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे अन्य लक्ष्य होते हैं जो विकास के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, अगर आपको तमिलनाडु में या फिर तमिलनाडु से भी बाहर, किसी अपने भारत देश से भी बाहर अपने ही किसी प्रदेश पे, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया दोस्तों, ऐसी किसी जगह पर आपको नौकरी मिल जाए या किसी द्वीप पे आपको नौकरी दे दी जाए कि आपको 5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको वहां पर जॉब करनी है, क्योंकि आपका पैकेज बहुत ज़्यादा है, आपकी सैलरी मंथली काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है कि आप वहाँ पर ना जाएं। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर आपके दोस्त नहीं मिलेंगे, आपको वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पर अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, आपको दोस्तों कई सारी सुविधाओं से दूर रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा बहुत ज़्यादा आय नहीं चाहिए होती विकास के रूप में, हमें कई और चीज़ें भी चाहिए होती हैं विकास के रूप में। अब दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा की, समानता की अगर हम लोग बात करें तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जगह पर आपकी जो सैलरी है वो केवल 40,000 रुपये हो और दूसरी जगह पर 40 लाख हो, लेकिन 40,000 वाली आपकी परमानेंट हो और 40 लाख वाली में आपका कोई परमानेंट नहीं है, वो आपके काम के आधार पर किया जा रहा है। आपसे एक भी गलती हुई, एक छोटी सी भी गलती हुई तो आपकी जो जॉब है वो जा सकती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि आप 40,000 वाली जो सैलरी है वो लेना ज़्यादा एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो आपकी पूरी ज़िंदगी भर की श्योरिटी हो जाएगी और वहाँ 40 लाख वाले में आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है या फिर आपके साथ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम देखें तो आय के अलावा भी अन्य बहुत सारे लक्ष्य होते हैं जो लोगों को चाहिए होते हैं और वो विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए लिखा जा सकता है कि विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं जो कि उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय विकास के बारे में। राष्ट्रीय विकास एक इंपॉर्टेंट तथ्य है। क्यों? क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत विकास के बारे में बात नहीं करना चाहते। यहाँ पे हम लोग अपने विकास से जुड़ी हुई चीज़ों की जो समस्याएं वो तो पर्सनली सॉल्व कर ही लेते हैं, लेकिन जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र यानी पूरे देश के बारे में, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल करके आते हैं सामने। इसीलिए हमें राष्ट्रीय विकास के बारे में समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। राष्ट्रीय विकास के बारे में भी अगर आप किसी से पूछेंगे कि राष्ट्रीय विकास हमारा नहीं हो रहा है, कैसे होना चाहिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब अलग अलग तरीके की बातें करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन है जो कि एक ठेकेदार है तो वो अलग तरीके से राष्ट्रीय विकास को दर्शाएगा, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन का चालक है तो वो अलग तरीके से राष्ट्रीय विकास को दर्शाएगा। और आप इस बात को ऐसे नोटिस कर सकते हैं कि अगर आपके घर पे दो मेहमान, दो दोस्त लोग हैं, एक उसमें से आपके घर का जो डिज़ाइन नक्शा वगैरह बनाता है उनका काम करता है और दूसरा व्यक्ति जो है उसमें से पेंटिंग करवाने का काम करता है, तो जो दोनों के दोनों आपके घर में आएंगे, जो नक्शा बनाने वाला बंदा होगा वो यही बोलेगा यहाँ पर नक्शा थोड़ा सा गलत बना है, वहाँ पर थोड़ा ऐसे बना देना चाहिए था, यहाँ पर एक दीवार बना देनी चाहिए थी, ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था। कहने का मतलब वो जिस काम में लिप्त है उसको उसी काम में गलतियां, उसी काम में जो है उसको अच्छाइयां नजर आएंगी। और इसी प्रकार से दोस्तों जो कलर करने वाला व्यक्ति होगा वो आपके घर के कलर गिनाता रहेगा कि इस दीवार पे ये कलर, उस दीवार पे वो कलर होना चाहिए था, तो ये कमरा और ज़्यादा अच्छे से खिल सकता था।
तो आप कुल मिलाकर के इस बात से ये आइडिया लगा सकते हैं कि जितने प्रकार के लोग होते हैं उतनी प्रकार की ही बातें बनाते हैं और यहाँ पर उतने ही प्रकार की आवश्यकताएं भी हमारे सामने स्पष्ट रूप से नजर आती हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है एक बार फिर से कि विभिन्न लोग जो होते हैं वो राष्ट्रों के लिए विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को या विभिन्न प्रकार की जो धारणाएं होती हैं वो बनाते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो धारणाएं हैं आपस में परस्पर पूरी तरीके से विरोधी भी हों। मतलब ये है कि एक व्यक्ति जहां एक अपनी धारणाओं से काफी खुश हो, दूसरा उन बातों से बिल्कुल ही विरोधी अपोजिट आ जाए। तो ऐसे में दोस्तों हम लोग कब बोलेंगे कि कोई देश विकास कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर बोलने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये हेडिंग देखते हैं, विभिन्न देशों की तुलना कैसे की जाए। विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए आप कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। जैसे कि अगर आप अपने क्लास के उदाहरण को देखें दोस्तों, अपने क्लास में हम लोग उदाहरण लेते हैं, कोई एक आपके क्लास के 5-6 बच्चे हैं और उसमें से आपको सबसे अच्छे बच्चे को पकड़ना है। तो यहाँ पर आप कई बारी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि कोई बच्चा पैसे में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा नॉलेज में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा आपका जो होगा आपकी क्लास का स्टूडेंट जो होगा वो लंबाई में, कोई हेल्थ में, कोई सेहत में, कोई दोस्तों याद करने में, कोई सिंगिंग में, कोई कई तरीके से अलग अलग डिफरेंट तरीके से अच्छा होगा। तो किस तरीके से हम कहेंगे कि कौन सा देश बहुत ज़्यादा विकसित है और कौन सा देश बहुत ही कम विकसित है? क्योंकि हर व्यक्ति, हर देश के पास अपनी अपनी कुछ फैसिलिटीज़ हैं, कुछ कमियां हैं। अगर आप अपनी क्लास में ऐसे बच्चे को तेजी अच्छा मानते हो या तेज मानते हो जिसने बहुत तेजी से चीज़ों को याद करना सीखा है, जो बहुत जल्दी चैप्टर याद कर लेता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेता है और सवाल भी सारे के सारे लगा लेता है, लेकिन हो सकता है उसके पास पैसे ना हो सकता है उसके पास में जो है कुछ और चीज़ों की रचनात्मक कलाएं ना हो सकता है वो सिंगिंग ना कर पाता हो सकता है वो डांसिंग ना कर पाता हो, और वहीं पर एक दूसरा ऐसा भी बच्चा हो दोस्तों जो बाकी सभी चीज़ों में पीछे है लेकिन वो डांसिंग में बहुत ज़्यादा आगे, मे बी उसके पास पैसे तक ना हो खाना खाने के लिए लेकिन फिर भी वो डांस अच्छा करता है। तो आप किस व्यक्ति को चुनेंगे? तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग देश की बात करें तो देश में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ एक आधार पर नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा देश बहुत अच्छा है और कौन सा देश बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कहने का मतलब किस देश में विकास ज़्यादा है और किस देश में विकास बहुत कम है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने इसके लिए एक पैमाना बना रखा है दोस्तों, वो है राष्ट्रीय आय के बारे में। कुल मिलाकर के एक देश के जितने भी लोग, सारे के सारे लोग जो पैसा कमाते हैं और दूसरे देश में जितने भी लोग, सारे के सारे लोग जितना पैसा कमाते हैं दोस्तों, इन चीज़ों की हम तुलना करते हैं और फिर देखते हैं कौन सा देश ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, वही विकसित हो जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि कुछ देश तो यहाँ पर जनसंख्या में बहुत बड़े हैं, जैसे भारत, चाइना जैसे देश काफ़ी बड़े हैं आबादी में, लेकिन वहीं पर दूसरे देश हैं जो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं आबादी में, तो इनकी तुलना कैसे की जा सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों देशों की तुलना कैसे की जाए, क्योंकि हो सकता है वेटिकन सिटी जैसे देशों में केवल 1000 लोग या 1200-1500 लोग रहते हैं और वहीं भारत में 130 करोड़ लोगों की आबादी है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर भारत में एक व्यक्ति 1 रुपये भी कमाएगा तो 130 करोड़, और वहाँ के व्यक्ति अगर 100 रुपये भी कमाते हैं तो वो दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा नहीं बनते। तो ऐसे में कैसे तुलना की जाए दो देशों की? तो यहाँ पर दोस्तों जो है आय के अलावा औसत आय का प्रयोग किया जाता है। तो औसत आय निकालने का दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है कि कुल मिलाकर के जितनी भी इनकम हो रही है बटे में जितने भी लोग हैं उनकी संख्या से हम विभाजित कर देते हैं तो हमको औसत आय यानी कि एवरेज आय मिल जाती है। मान लेते हैं दोस्तों एक देश में 100 रुपए कमाने वाले 4 व्यक्ति हैं, तो इस हिसाब से टोटल रुपए उस देश की इनकम हो गई 400 रुपए और व्यक्ति हो गए 4, तो हम 400 बटे में 4 कर देंगे तो ऐसा जो आपका एवरेज या औसत आय आएगी वो होगा 100 रुपए। तो यही 100 रुपए उस देश की औसत आय बन जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर औसत आय निकाली जाती है और प्रत्येक देश की जितनी भी औसत आय होती है वो उस देश की विकसित होने वाली एक पैमाना या स्केल मान ली जाती है। इसी औसत आय को दोस्तों यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, लेकिन ये भी कई हद तक सुरक्षित नहीं है, कई हद तक सटीक आंकड़े नहीं देता। क्यों नहीं देता, आइए इस बात को डिटेल से समझते हैं। जरा ध्यान दीजिए औसत आय के बारे में क्या लिखा हुआ है। औसत आय देशों की तुलना करने के लिए तो उपयोगी है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये असमानताएं जो होती हैं वो छुपा देती है। उदाहरण के लिए 2 देश देखते हैं। पहला देश है आपका का और दूसरा देश है आपका खा। 2 देश हैं, का और खा इनके नाम हैं। यहाँ पर टोटल दोस्तों 5 नागरिक रहते हैं। पहले देश में भी 5 नागरिक हैं और दूसरे देश में भी यहाँ पर 5 नागरिक दिखाए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां नागरिक। आप जरा इनकी आय के बारे में ध्यान दो। ये मासिक आय है, मंथली इनकम यहाँ पर दोस्तों दिखाई हुई है। पहला जो व्यक्ति है वो यहाँ पर कमाता है 9,500 रुपए। दूसरा व्यक्ति जो पहले देश की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ये कमाता है 10,500 रुपए। तीसरा व्यक्ति कमाता है 9,800, चौथा कमाता है 10,000 और 5वां जो व्यक्ति है वो कमाता है 10,200 रुपए।
तो इस हिसाब से अगर आप इनकी टोटल आय देखेंगे, देश का की जो टोटल इनकम होगी दोस्तों वो आएगी आपकी 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये टोटल कमाते हैं, 5 नागरिक हैं, तो अगर हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 10,000 रुपये, यानी कि जो इनकी औसत आय पड़ेगी वो पड़ेगी 10,000 रुपये। जरा दूसरे देश की बात करते हैं दोस्तों। दूसरे देश में अगर आप देखेंगे तो पहला व्यक्ति सिर्फ 500 कमाता है, दूसरा व्यक्ति भी 500 कमाता है, तीसरा भी 500, चौथा भी 500 रुपये कमाता है, यानी कि टोटल 4 नागरिक तो यहाँ पर 500-500 कमाते हैं, लेकिन एक आदमी 48,000 रुपये पर मंथ कमाता है। तो अगर आप इनका भी टोटल करेंगे दोस्तों तो आपको भी यहाँ पर 50,000 ही मिलेगा। और इस 50,000 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा वो भी 10,000 मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ 10,000 रुपये औसत आय देश का की भी है और 10,000 रुपये औसत आय देश खा की भी है। लेकिन आप जरा खुद से एक बात पर गौर फरमाइए कि क्या ये जो नागरिक हैं इनकी इनकम और इनकी इनकम समान मानी जा सकती है? डेफिनेटली इतने व्यक्तियों की तो समान नहीं है, लेकिन औसत आय जो है वो समान है। और एक ऐसा देश जहां पर काफी सारे ऐसे गरीब से लोग रहते हैं जिनकी कमाई बहुत ज्यादा कम है, क्या दोस्तों आप उस देश में जाना चाहेंगे? लेकिन अगर आपको केवल इनकम के बारे में बताया जाए कि इसमें प्रति व्यक्ति आय जो है वो 10,000 रुपये, तो शायद ही आप अंदाजा लगा पाए कि सिर्फ एक ही व्यक्ति इतना ज्यादा कमा रहा है जबकि बाकी सभी व्यक्ति काफी कम पैसे अर्न कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि आय जो होती है, औसत आय, ये तुलना के लिए तो काफी ज्यादा उपयोगी मानी जा सकती है, लेकिन इससे जो होती है असमानताएं वो छुप जाते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि औसत आय तुलना के लिए तो उपयोगी है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि ये आय लोगों में किस प्रकार से बांटी गई है। आई होप आप इन सारी चीजों को समझ गए होंगे। अब दोस्तों एक और चीज समझ लेते हैं, वो ये है कि आय के अलावा भी, इनकम के अलावा भी जो आपकी औसत आय है, जो प्रति व्यक्ति आय है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश के लिए, मापदंड के लिए। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये है कि किसी भी देश में कितनी ज्यादा सुरक्षा हो रही नागरिकों की, किसी देश में कितना ज्यादा आदर दिया जा रहा है, किसी देश में कितनी ज्यादा समानता दी जा रही है, या फिर आजादी जैसे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है उस देश के लिए, ये सारी चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस बात का ये अंदाजा निकाला जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय से आप किसी भी देश की कितनी ज्यादा विकसित होने की संभावना है इसको नहीं माप सकते, यानी कि आप प्रति व्यक्ति आय से किसी भी देश के विकसित होने का पैमाना नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ये कारगर होता है। आइए इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। जरा आप इस तालिका 1.4 यानी कि तालिका 1.4 पर नजर दौड़ाइए। यहाँ पर दोस्तों 3 राज्य हैं, हरियाणा, केरल और बिहार। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल दे रखी है। डिटेल कौन सी है? सबसे पहली डिटेल है यहाँ पर शिशु मृत्यु दर के बारे में। शिशु मृत्यु दर का मतलब है कि 1000 व्यक्तियों में से कितने शिशु यहाँ पर मर जाते हैं। दूसरी तरफ में जो डिटेल है दोस्तों वो है साक्षरता दर के बारे में, जो कि 2011 के अकॉर्डिंग दिखाई गई है। और तीसरी जो डिटेल है, इंफॉर्मेशन है दोस्तों, डाटा है हमारे पास में, वो है निवल उपस्थिति अनुपात के बारे में। निवल उपस्थिति अनुपात का मतलब होता है 14 से 15 साल के कितने बच्चे जो है पढ़ाई करने जा रहे होते हैं, टोटल संख्या का परसेंटेज निकाला जाता है ये। तो आप नोटिस करेंगे कि हरियाणा में जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर 30 बच्चे जो है दोस्तों, वो 1000 में से 30 बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते हैं। जबकि अगर साक्षरता दर देखें तो यहाँ पर 82% बच्चे जो होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। और इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें निवल उपस्थिति अनुपात, तो दोस्तों यहाँ पर 61% निवल उपस्थिति अनुपात है। वहीं पर अगर हम लोग केरल की बात करें तो केरल में ये जो मृत्यु दर है वो 10% रह जाता है, यानी कि 10 व्यक्ति ही 1000 में 10 व्यक्ति। तो यहाँ पर दोस्तों केवल 1000 में 10 व्यक्ति, दोस्तों यहाँ पर केवल 1000 में 10 बच्चे ही ऐसे हैं जो मर जाते हैं। अगर साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर 94% साक्षरता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं या जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का दर है दोस्तों वो केरल में पाया जाता है। और यहीं पर अगर हम लोग निवल उपस्थिति अनुपात की बात करें तो यहाँ पर ये 83% तक है। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल 14-15 वर्ष के बच्चे 100 हैं तो उसमें दोस्तों 83 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं। जबकि बिहार की बात करें, यहाँ पर देखो आपको मरने वालों का रेट जो है वो काफी ज्यादा दिखाई देगा, यानी कि 1000 में 35 बच्चे दोस्तों यहाँ पर हर साल 2017 में मर रहे थे। जबकि साक्षरता यहाँ की 62%, इसका मतलब काफी कम है। और अगर बात करें बच्चों की स्कूल जाने की, तो यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते ही नहीं या फिर बिल्कुल आधे से भी कम बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे देश की दोस्तों जो तुलना की जाती है या फिर किसी भी बीच की जो तुलना की जाती है, किसी दो राज्यों के बीच में या किसी दो
देशों के बीच में वो किन किन आधारों पर की जा सकती है। क्या बहुत ज़्यादा इनकम, जो कि हरियाणा बहुत ज़्यादा इनकम कर रहा है दोस्तों, उसको सबसे आगे माना जाएगा, या फिर यहाँ पर केरल को आगे माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर साक्षरता जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है और निवल स्थिति अनुपात भी सबसे ज़्यादा ही है। जबकि अगर वहीं पर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में सिर्फ जनसंख्या ही ज़्यादा है, शिशु मृत्यु दर काफ़ी कम है और यहाँ पर अगर हम साक्षरता की बात करें तो वो भी बहुत ही पीछे, सबसे पीछे ही मानी जाएगी। कुल मिलाकर के बिहार सभी चीज़ों में सबसे पीछे माना जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि तुलना करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आय से ही नहीं बल्कि बाहरी कुछ अन्य चीज़ें भी निकल करके आती हैं। इसके बाद की जो अगली हेडिंग है दोस्तों वो है हमारी सार्वजनिक सुविधाएं, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, अगले वाले पार्ट में, इस चैप्टर के 2 पार्ट में अगला जो दूसरा पार्ट होगा उसमें पढ़ाऊंगा। तो अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो #FOG के साथ में दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, मुझे ये बताएं कि आप ये वीडियो अभी भी पूरा देखा आपने या फिर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इकोनॉमिक्स पढ़ाने का मेरा ये पहला वीडियो जहाँ पर मैं आपसे नॉर्मली कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से वीडियोज़ को बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी आपके समझने लायक मैंने चीज़ों को बना दिया है। और साथ में जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों, वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर के नोट्स वगैरह ले सकते हैं। और साथ में ही दोस्तों इस चैप्टर के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के उनको भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फॉलो ऑन गाइड।